गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। हमने हमारी पिछली क्लास में शक्ति की अवधारणा पढ़ी थी और हमने देखा था कि शक्ति क्या है, शक्ति के प्रकार, शक्ति के विशिष्ट सिद्धांत, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सत्ता की अवधारणा पढ़ेंगे। सत्ता किसे कहते हैं, इसके क्या प्रकार हैं, इसकी क्या अवधारणा है, क्या रूप है, उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सत्ता से आशय। आधुनिक राजनीतिक अवधारणा में सत्ता का विशेष महत्व है। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। यानी सत्ता, पूरा जो हमारी राजनीतिक प्रशासन है उसमें सत्ता का विशेष महत्व है। अगर सत्ता ही नहीं होगी किसी भी पार्टी के पास तो वो क्या वहाँ पे शासन कर पाएगा। किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है, यानी कोई व्यक्ति भी सत्ताधारी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, या किसी ऐसे इंसान के नियम या आदेश वो भी सत्ता कर सकते हैं जिसके कारण उसे सही मानकर, उसे हम क्या माने, सही माने, अपनी इच्छा से उनको अच्छा सही मान के और फिर उनका पालन करें तो वो क्या होगी, सत्ता होगी। कानूनी या तर्कसंगत इस सत्ता का आधार पद होता है। अब क्या होगा कि जो सत्ता का आधार कानूनी भी हो सकता है और तर्कसंगत भी हो सकता है, यानी कोई इंसान कानून के पद पर बैठा हो और हम उसके कहना माने, तो एक तो इस प्रकार की सत्ता हो सकती है, और एक ऐसा इंसान जिसके आदर्श, नियम हमें अच्छे लगते हैं और फिर हम उसके प्रभाव से उसकी सत्ता को माने, तो वो क्या हो सकती है, तर्कसंगत सत्ता हो सकती है। अब सत्ता का प्राधिकार या अर्थ। देखिए, एक बार हम देख लेते हैं कि जैसे एक पुलिस वाला है और एक गुंडा है ना। हमें कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें दोनों का कहना मानना पड़ता है। सम और विषम परिस्थितियाँ आ जाती है कि हमें कभी गुंडे का भी कहना मानना पड़ता है क्योंकि हमें हमारी जान और माल का खतरा होता है। परंतु जब हम पुलिस वाले का कहना मान रहे हैं तो उसे क्या प्राप्त है, कानूनी सत्ता प्राप्त है। हमें पता है कि ये वैध सत्ता प्राप्त है और जो ये काम कह रहा है वो हमें करना पड़ेगा। परंतु एक गुंडे का जब हम विषम परिस्थितियों में कहना मानते हैं तो हमें या तो हमारी जान का खतरा होता है या हमारे माल का खतरा होता है कि भाई ये हमारा सामान उठा के ले जाएगा या हमें ये मार देगा, तो उस समय हम उसकी कहना मानते हैं, तो वो एक क्या होती है, अवैध सत्ता होती है। इस प्रकार सत्ता, जो ये बात आई है ना कि कानूनी या तर्कसंगत सत्ता, तो ये इसी का आधार है। अब देखिए, सत्ता का अर्थ है परिभाषा। सत्ता संगठन का प्राण तत्व है, यानी जो प्रशासन है उसके अंतर्गत अगर सत्ता है तो वो क्या, उसकी आत्मा है, उसकी कुंजी है। किसी प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा सत्ता के आधार पर ही अधीनस्थों के संगठनात्मक कार्यकरण का निष्पादन कराया जाता है। जैसे अब कोई भी प्रशासन है उसमें उच्च अधिकारी है तो वो क्या कर रहा है, उसके पास सत्ता है, इसी कारण वो क्या कर रहा है, अपने जो अधीनस्थ कार्य करने वाले हैं उनसे कार्य करा रहा है। अगर उसके पास सत्ता नहीं होती तो वो अपने अधीनस्थों से कार्य नहीं करा सकता था। इस प्रकार सत्ता को प्रबंध की कुंजी कहा जाता है, यानी जो हमारा प्रशासन है उसमें जो सत्ता है वो क्या, कुंजी, एक चाबी के समान है। देखो, ये हेनरी फियोल है, इन्होंने एक बहुत अच्छी इसकी जो ये दी है परिभाषा, ये मोस्ट है। सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसे पालन करने की शक्ति है। यानी किसी के पास, सत्ताधारी जो है उसके पास आदेश देने का अधिकार है और लोगों से वो पालन करवाए अपनी बात को, उसके पास शक्ति होती है, वही क्या कहलाती है, सत्ता है। हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है तो वह क्या कहलाती है, सत्ता का रूप ले लेती है। हाँ, जैसे अभी हमने गुंडे की बात करी थी कि गुंडे के पास क्या थी, शक्ति थी और वह लोगों से जबरदस्ती कार्य करवा रहा था, परंतु वो क्या थी, उसमें वैधता शामिल नहीं थी। तो वो एक प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक सत्ता प्राप्त, वो सत्ता चला सकता था, परंतु जो सही रूप में सत्ता होती है उसमें क्या जुड़ी हुई होती है, वैधता। जैसे पुलिस वाला था, उसमें उसके पास क्या थी, वैधता थी, है ना, तो उसकी हम सत्ता मानने के लिए तैयार थे कि भाई वो जो जैसे करेगा हम करेंगे। परंतु एक गुंडे की सत्ता मानने के लिए क्योंकि उसमें वैधता नहीं जुड़ी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो वह सत्ता का रूप लेती है। अब सत्ता,
प्राचीन काल से ही राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की अवधारणा का विशेष महत्व रहा है। इसे प्राधिकार भी कहा जाता है। प्राचीन काल से सत्ता के बारे में कई राजनीतिज्ञों ने अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की है समय समय पर, और इसे अधिकार या प्राधिकार भी कहा जाता है। सत्ता किसी शक्ति, संस्था, नियम व आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से जिसके निर्देशों का पालन किया जाता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि सत्ता किसी कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसके नियम व आदेश है ना, वे उनको हम सही मान के और उसकी स्वेच्छा से, है ना, एक तो जबरदस्ती किया गया, जो अभी हमने पहले गुंडे की बात करी थी, वो जबरदस्ती कराया गया कार्य, तो क्या होगा, एक शक्ति का प्रयोग है जो कि हमसे जबरदस्ती विषम परिस्थितियों में हमसे कराया जा रहा है। परंतु हम स्वेच्छा से अगर कोई कार्य करते हैं किसी व्यक्ति या संस्था को आदर्श मानकर, तो वो क्या कहलाएगी, सत्ता। यानी हमने जो अभी पहले बोला था कि शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। अब है सत्ता के पालन के आधार। सत्ता का पालन करने के पीछे विश्वास, एकरूपता, लोकहित एवं दबाव जैसे आधार छिपे हैं। यानी एक तो क्या होनी चाहिए, सत्ता के पीछे विश्वास, यानी हम किसी भी सत्ता को मानते हैं तो हमें क्या होगा, उसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास होगा तभी हम उसकी सत्ता को मान सकते हैं। जैसे अभी हमारी सरकार चल रही है तो उसमें क्या है, हमें विश्वास है कि भाई हमारी जो सरकार हमारे लिए जो नियम और कानून बना रही है वो क्या है, बिल्कुल सही है। हम उस पर विश्वास करके उनके सारे नियम, कानून, टैक्स देना, ये सब कार्य कर लेते हैं। तो सत्ता के पालन के पीछे क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि उसमें विश्वास जरूर होना चाहिए। दूसरा जो है इसका रूप वह है एकरूपता। अब देखिए, सत्ता के हम पालन करें, अच्छे से सत्ता चलती रहे, उसके लिए उसमें क्या होनी चाहिए, एकरूपता भी होनी चाहिए। यानी जैसे अभी हमारे सरकार के जो आदर्श हैं, नियम हैं, कानून हैं, और हम जो नागरिक हैं उसके, हम उन आदर्शों और नियमों और कानूनों को समझें और उनके लिए क्या करें कि भाई हमें ये आदर्श, नियम, कानून हम उनसे के लिए से क्या है, हम उनको पालन करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उन नियम कानून को अच्छे से मान रहे हैं, हमें पता है कि ये हमारी भलाई के लिए किए गए हैं। तो इस प्रकार जब एक रूपता रहेगी तो सत्ता क्या रहेगी, सही रहेगी और सत्ता आसानी से चल पाएगी। तो एक तो पहला क्या था, विश्वास होना जरूरी है। दूसरा क्या है, एकरूपता भी होना जरूरी है। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है वो है लोकहित, है ना। एक जो सत्ता पालन करने के पीछे विश्वास, एकरूपता और लोकहित की भावना भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रशासन, जो सत्ता चल रही है वह सिर्फ अपना हित देखे, अपने के लिए करे और जनता का उनसे कोई मतलब भी नहीं हो, तो इस प्रकार की सत्ता नहीं चल पाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी होनी चाहिए, उसमें लोकहित की भावना भी होनी चाहिए। लोकहित की जब भावना रहेगी तो हमें लगेगा कि जो ये सरकार द्वारा या कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए किए जा रहे हैं, तो हम उसे मानेंगे। जैसे क्या होता है कि जैसे हम हमारे परिवार है, परिवार में हमारे जो माता पिता या जो बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी, हम उन सब लोग उनका कहना मानते ना। तो हमें पता है कि वो हमें डांट रहे हैं, हमें बोल रहे हैं बार बार, आप ये कार्य है ये गलत है, ये मत कीजिए, ये कार्य सही है ये कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। तो उस समय हम वो क्या करते हैं, उनका कार्य करते हैं। तो ये इसमें कौन सी भावना जाती है, लोकहित, क्योंकि हमें पता है वो हमारी भलाई के लिए ही कराया जा रहा है। तो सत्ता के पालन के पीछे विश्वास, एकरूपता, लोकहित, ये इसके सब क्या है, आधार है। जब ये चीज़ें रहेगी उसके अंदर तो ही सत्ता अच्छे से चल पाएगी। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है दबाव। अब क्या होता है, कई बार सत्ता को चलाने के लिए विश्वास, एकरूपता, लोकहित ये भावना तो होती है, साथ में दबाव का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए अपनी क्लास में, कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें हम प्यार से समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, भी मान जाओ, ये कार्य करो, ये गलत कार्य मत करो, ये कार्य तुम्हारे लिए सही है, ये करो, फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करती है, टीचर होती है, वो क्या करती है कि उसके ऊपर दबाव डालती है ना, कि भाई अगर आप ये कार्य नहीं करोगे तो हम आपको इस प्रकार का पनिशमेंट देंगे, है ना। तो वो उस दबाव के कारण फिर वो अच्छे से कार्य करता है। तो इस प्रकार दबाव होना भी जरूरी है। कई जगह
दबाव की जब भावना होती है तो भी मनुष्य ढंग से कार्य करता है। इस प्रकार जो सत्ता के पालन के आधार है उसमें विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव जैसे आधार छिपे हुए हैं। ये सब तीनों जो चारों भावनाएं, विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव, ये जब चारों भावनाएं होगी तो सत्ता अच्छे से चल पाएगी। अब देखिए हमारा जो अगला है टॉपिक वो है सत्ता के रूप। अब सत्ता के क्या क्या रूप हैं? प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी व तर्कसंगत सत्ता। देखो ये मैक्स वेबर है ना, ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, ये एक समाजशास्त्री है। और ये सत्ता, शक्ति, वैधता, ये जो टॉपिक है ये समाजशास्त्र में भी पढ़ाए जाते हैं। तब ये जो मैक्स वेबर है इन्होंने सत्ता के 3 रूप बताए कि सत्ता 3 प्रकार की होती है। एक तो परंपरागत सत्ता होती है, एक करिश्माई सत्ता होती है, एक कानूनी या तर्कसंगत सत्ता होती है। सत्ता को देश के संवैधानिक कानून व वहाँ की संस्कृति, मूल्य, परंपराओं व नैतिक अवधारणाओं आदि में सापेक्ष रहकर ही कार्य करना पड़ता है। अब जैसे कोई भी देश में सत्ता है किसी की भी, तो वो वहाँ के जो कानून है, वहाँ की जो संस्कृति है, मूल्य है, उन सब की जो बाधा, जो उनकी जो सीमा है उसमें रहकर कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि हमारे देश में हमारी जो परंपरा से चली आ रही है उन सब नियमों को तोड़ के और कोई सत्ताधारी अलग ही नियम बनाए, तो इस प्रकार की सत्ता नहीं चल पाएगी। तो जो सत्ता चल रही है उसमें कानून, हाँ आधुनिकीकरण होगा, धीरे धीरे सब आधुनिकीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, परंतु हमें उन संस्कृति और मूल्यों में रह के ही वहाँ की जो परंपराएं हैं वहाँ का कानून बनाना पड़ेगा। इस प्रकार की जो सत्ता है वह चल पाएगी और वहाँ के लिए सही रहेगी। अब है मैक्स वेबर की 3 प्रकार की जो हमने भी देखी थी सत्ता, बताइए। पहली है परंपरागत सत्ता। देखिए ये क्या होती है, इसके अंतर्गत ये सत्ता परंपरागत प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों व सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर आधारित है। इस प्रकार की सत्ता का पालन दीर्घकाल से परिवर्तित परंपराओं की पवित्रता में विश्वास के कारण किया जाता है। यानी जो हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही है कि भाई हम इस प्रकार करेंगे, हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, हम वो कहेंगे वैसे हम करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, उनका कहना मानेंगे। ये इस प्रकार की सत्ता हमारे जो पूर्वजों से या हमारे कई पीढ़ियाँ हो गई, इस प्रकार की सत्ताएं चली जा रही है। जैसे पहले राजा का बेटा क्या होता था, वापस वहाँ का राजा बन जाता था। इस प्रकार की जो सत्ता होती है वो क्या कहलाती है, परंपरागत सत्ता कहलाती है। अब देखिए जो दूसरी सत्ता है वो कौन सी है? दूसरी सत्ता है वह है चमत्कारी सत्ता। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह सत्ता व्यक्ति किसी में निहित अति मानवीय गुणों में विश्वास पर आधारित सकता है, न किसी पद या नियमों पर आधारित। इसमें अधीनस्थ आदर्श का पालन चमत्कारी शक्ति मानकर स्वीकार करते हैं। जब नेता इस शक्ति की कमी होने लगती है तो उस सत्ता से वंचित कर दिया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी प्रकार का प्राधिकार है। देखिए चमत्कारी सत्ता ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति है ना, उसमें इस प्रकार के गुण होते हैं या इस प्रकार की उसमें किसी भी चीज़ को कार्य करने की इस प्रकार की उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें इस प्रकार का उसका चरित्र होता है कि सब लोग उसके जो नियम है, कानून है, उनको मानता है, तो वो कहलाती है करिश्माई सत्ता। जैसे अभी हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी है ना, तो उनमें इस प्रकार के गुण हैं कि सब उनका कहना मानते हैं। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी तो हमारी जनता को बहुत हर प्रकार की मतलब असुविधाएं हुई थी, फिर भी लोगों ने उनका कहना माना था और सबने नोटबंदी की जो हमारे देश में जो आदेश था उसका सबने पालन किया था, है ना। जैसे अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में कहा था कि भाई आज हम सब दीपक जलाएंगे रात में अपने घर पर, तो सब लोगों ने उनकी बात मानी थी। तो उसके कारण क्या था कि उनका जो व्यक्तित्व है वो चमत्कारी है, सब उनका जो कहना मानते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान जो कह रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल सही है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इस प्रकार की जो सत्ता होती है वो चमत्कारी होती है। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का जो नियम थे, कानून थे, उनका सब कहना मानते थे। अब इस प्रकार की सत्ता में अगर जब कानूनी सत्ता भी मिल जाए
तो वो क्या होती है, दीर्घ काल तक चलती रहती है, क्योंकि उनके पास खुद का एक व्यक्तित्व है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है। दूसरा, उनको क्या मिल गई, सत्ता भी, जो कानूनी सत्ता है वो भी मिल गई। तो इस प्रकार की सत्ता दीर्घ काल तक चलेगी। अब किसी के पास पद तो है कानूनी, परंतु उसके पास उसका व्यक्तित्व नहीं है कि लोग उसका कहना माने, तो इस प्रकार की सत्ता क्या होगी, दीर्घ काल तक नहीं चलेगी। और सिर्फ उसका व्यक्तित्व है और उसके पास सत्ता नहीं है, जैसे कानूनी पे कोई है, बहुत अच्छा नेता है, परंतु वो किसी पद पर, कानूनी पद पर आसीन नहीं है, तो उस प्रकार की जो सत्ता होगी वह क्या होगी, अस्थायी होगी। यानी जो चमत्कारी सत्ता है उसके अंतर्गत कानूनी सत्ता होगी तो वह दीर्घ काल तक चलेगी, और कानूनी सत्ता नहीं होगी तो वो क्या होगी, कम समय तक चलेगी। और अगर कोई है उस पास कानूनी सत्ता है परंतु उस पर क्या है, चमत्कारी या उसका प्रभाव नहीं है, तो वो भी कम चलेगी, है ना। तो इस प्रकार मैक्स वेबर ने दो हम उनके पढ़ चुके हैं, परंपरागत सत्ता और एक है चमत्कारी सत्ता। अब जो हमारा तीसरा है वह है वैधानिक सत्ता, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। वैधानिक सत्ता तार्किकता पर आधारित सत्ता है। राष्ट्र का संविधान या संगठन का कानून इस सत्ता का सूत्र है। इस सत्ता के आदेश का पालन आदेश की वस्तुनिष्ठता के कारण होता है। इस सत्ता का संगठन में प्रत्यायोजन किया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार यह सत्ता करिश्माई प्राधिकार की तुलना में अधिक स्थायी व परंपरागत प्राधिकार की तुलना में अधिक बौद्धिक सत्ता प्राप्त व्यक्ति किसी औपचारिक पद पर पदासीन होता है। इसमें समस्त आदेश लिखित रूप से होते हैं। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि संवैधानिक सत्ता तार्किकता पर आधारित सत्ता, यानी पूरी तार्किकता होती है, कुछ नियम और कानून बने होते हैं, उसके आधार पर ही वो जो सत्ताधारी होता है वो क्या करता है, अपनी सत्ता को चलाता है। इस सत्ता के आदेश का पालन वस्तुनिष्ठता के कारण होता है। इस सत्ता के संगठन में प्रत्यायोजन किया जाता है, यानी एक से एक पहले जो हमारे संविधान के नियम थे, अब कोई भी उस पद पे बैठा, चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, उस संविधान के नियमों के अनुसार ही उसने क्या की, अपनी सत्ता चलाई, है ना, और आगे से आगे चलती रही। अब मैक्स वेबर क्या कहता है कि ये जो सत्ता है वह करिश्माई सत्ता और जो परंपरागत सत्ता की तुलना में अधिक बौद्धिक है। देखिए, परंपरागत सत्ता थी, उसमें कुछ ऐसे भी राजा थे जिनमें इतने योग्य नहीं थे, फिर भी अपने शासन चला रहे थे, तो जनता उनसे क्या थी, संतुष्ट नहीं हो पाई। फिर अगर कोई करिश्मा के हिसाब से सत्ताधारी बना, यानी उसमें इतनी योग्यता थी, व्यक्तित्व था, परंतु उसके पास पद नहीं था, तो वह इतने काफ़ी टाइम तक रह नहीं पाया। इस प्रकार जो ये वैधानिक सत्ता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एक पद दिया जाता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, है ना। उस प्रकार उसके पद पे जब वो आसीन रह के जो हमारे देश के जो नियम और कानून है संविधान के, उनके साथ रह के कार्य करता है, तो फिर ये जो समस्त लिखित जो आदेश होते हैं उनके द्वारा ये जो कार्य करता है, तो ये वैधानिक सत्ता कहलाती है। और इस प्रकार हमने सत्ता के 3 रूप पढ़े, एक परंपरागत सत्ता, एक चमत्कारी सत्ता और एक पढ़ी हमने वैधानिक सत्ता। अब देखिए, हमारे इस जो पाठ में हमने शक्ति पढ़ ली, सत्ता पढ़ ली, अब एक आती है वैधता, जो कि शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है ना। तो ये जो वैधता है वो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम वैधता के बारे में पढ़ेंगे।